स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारी क्लास में। और इस कड़ी में हम बात करेंगे पुराने नेट के जितने भी पेपर हैं उसमें जो जो सवाल आए हैं उसका यूनिट वाइज विश्लेषण हम इस श्रृंखला में कर रहे हैं। पिछली क्लास जो थी उसमें हमने बात करी थी भाषा विज्ञान की। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी कहानी की। हिंदी कहानी आपके नेट के सिलेबस में लगी हुई 7वीं यूनिट है। तो बात करते हैं पहले सवाल से कि तीसरी कसम कहानी से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसको क्रमवार ढंग से लिखना है। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है जो उनके ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है जो 1959 में लिखा गया है। अब इसमें कहा गया है कि इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर हमने कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा तो हम पंक्ति को देखते ही समझ जाएंगे कि ये कहानी के कौन से हिस्से में इसकी बात हो रही है या फिर इसमें पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। जैसे देखिए पहला कथन है, चलो भैयन जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। कहानी को हम याद करें तो ये कथन तब आता है जब सबसे पहले हीरामन की गाड़ी पकड़ी जाती है और जब उसमें कालाबाजारी का सामान होता है तो वो एक मुनीम के साथ पकड़े जाते हैं। तो वो बैलों को खोल के ले जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी तो बहुत मिलेगी, अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलते हैं। तो ये कथन उस समय का है जब पहली बार हीरामन की गाड़ी पकड़ी जाती है और वो पहली कसम खाता है कि आज के बाद से कभी भी कालाबाजारी का सामान गाड़ी में नहीं रखेंगे। तो ये इसका प्रसंग हो गया कहानी के शुरुआत में ही, या कहें कि शुरुआती हिस्से में ये प्रसंग आता है। दूसरा है, इस हीरामन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। याद कीजिए ये उस प्रसंग की बात है जब हीरामन की गाड़ी में हीराबाई बैठी है और वो कहती है कि मेरा नाम भी हीरा है, तुम्हारा नाम भी हीरा है। तो कहता है कि हीरामन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। ये तब की बात है, मतलब कहानी का एक बड़ा हिस्सा हीरामन और हीराबाई दोनों एक साथ जब वो उसकी गाड़ी में समय गुजार देती है और वो उनको छोड़ने जाता है, लेने जाता है, तो उसके बाद में वो ये उनके अलग होने से थोड़े पहले का प्रसंग है जब वो कहते हैं कि तुम मेरे उस्ताद हो। ये हीराबाई कहती है हीरामन से, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। और इस बार जनानी सवारी, औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी मह मह महक रहा है। ये तब की बात है जब हीरामन हीराबाई को अपनी गाड़ी में लेके जा रहे होते हैं और वो अचानक से उन्हें पता चलता है कि कोई महिला गाड़ी में बैठी है, कोई औरत गाड़ी में बैठी है। तब ये कहते हैं कि इस बार जनानी सवारी, औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी मह मह महक रहा है। हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। इस प्रसंग को अगर हम याद करें तो जब हीराबाई वहां से जा रही होती है तो हीरामन को कहती है कि तुम, वो दूसरी जगह दूसरे शहर में जाती है तो कहती है कि वहां भी नाटक देखने आना और अपने लिए कोई अच्छी सी चादर खरीद लेना, 1 रुपया उसको देती है। तब वो कहते हैं कि हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। तो अब हम प्रसंग वाइज इसको देखते हैं। सबसे पहले आएगा ये प्रसंग, चलो भैया जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। दूसरा प्रसंग आएगा इस बार जनानी सवारी, औरत है या चंपा का फूल। तीसरा प्रसंग आएगा जब वो अपना नाम बताता है, हीरामन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। चौथा प्रसंग आ जाएगा, तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। पांचवा प्रसंग आ जाएगा, रुपए पैसे की बात होती है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले हो जाएगा एक, फिर हो जाएगा चार, फिर हो जाएगा दो, फिर हो जाएगा तीन और फिर हो जाएगा पांच। तो एक, चार, दो, तीन, पांच, यानी कि इसका सही हो जाएगा डी। तीसरी कसम कहानी से ये सवाल है जिसमें अलग अलग उद्बोधन दिए गए हैं या फिर अलग अलग कथन दिए गए हैं और उसको पूछा गया है कि कहानी के हिसाब से इसको पहले से बाद के क्रम में लिखना है। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है जो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है और इस कहानी पर इसी नाम से फिल्म भी बनी है और इसके फिल्मकार हैं शैलेंद्र, जिसमें राज कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो ये तीसरी कसम कहानी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम इस कहानी का नाम है। अगला सवाल है,
सिक्का बदल गया कहानी का पात्र नहीं है। तो सबसे पहले सिक्का बदल गया कहानी की रचनाकार है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती इस कहानी को लिखती है और सबसे पहले ये प्रतीक पत्रिका में जुलाई 1948 में छपती है। और कहानी संग्रह की अगर मैं बात करूं तो बादलों के घेरे कहानी संग्रह में 1980 में प्रकाशित होती है। इस संग्रह में कुल 24 कहानियां हैं। अब बात करते हैं सिक्का बदल गया कहानी की। सिक्का बदल गया कहानी विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। नेट के सिलेबस में आपके दो कहानियां हैं जो विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, एक सिक्का बदल गया और दूसरा अमृतसर आ गया है। तो सिक्का बदल गया कहानी में कौन सा इस कहानी का पात्र नहीं है? एक एक पात्र की हम बात करते हैं। शेरे। अगर सिक्का बदल गया कहानी को हमने पढ़ा हो तो उसमें शेरा नाम से एक पात्र आता है। शेरे वो है जिसको शाहनी जो है वो बचपन से उसका ध्यान रखती है। इवन शाहनी के पति कभी उससे अगर बदतमीजी या फिर कड़ाई से पेश भी आते हैं तो शाहनी उसको जाकर प्रेम से ममता से उसको पाल पोस के बड़ा भी किया है। दूसरे हैं दाऊद खां। याद कीजिए जब लास्ट में शाहनी विदा हो रही होती है अपना गांव अपना घर छोड़ के, तो दाऊद खां ही वो पुलिस वाला है जो कहता है कि शाहनी कुछ रुपया पैसा या कुछ गहना सोना तो अपने साथ में ले जाओ, अकेली जान हो काम आएगा। तो दाऊद खां हो गया पुलिस वाला। तीसरा हो गया शाहनी। शाहनी कहानी की मुख्य पात्र है, पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द चलती है। यही वो पात्र है जो अपना घर छोड़कर अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर है। तो शाहनी इस कहानी की मुख्य पात्र है। तो पहले तीनों पात्र कहानी से संबंधित है, तो कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? ददन मियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। कौन सा सिक्का बदल गया कहानी का पात्र नहीं है? ददन मियां। अगला सवाल, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर से निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन से कथन इंस्पेक्टर मातादीन के हैं? तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी ठिठुरता हुआ गणतंत्र में शामिल है जो हरिशंकर परसाई ने लिखी है। और ये इसको हम व्यंग्य संग्रह भी कह सकते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी भी एक तरीके से व्यंग्यात्मक कहानी है। अगर उसके सार की बात करूं तो मातादीन नाम का इंस्पेक्टर है जो पृथ्वी लोक पर है, बहुत ही चर्चित है, बहुत ही पॉपुलर है। चांद की पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए इनको बुलाया जाता है और जब ये चांद पर जाते हैं वहां की पुलिस की कार्यप्रणाली देखते हैं तो फिर ये उसको ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें पूरा बदलाव ला देते हैं। और उसके बाद चांद की जनता इतनी दुखी हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि अंत में इनको चांद के प्रधानमंत्री वापस पृथ्वीलोक पर भेज देते हैं। तो मैं बात करता हूं एक एक कथन की। मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। पढ़ने से समझ में आ रहा है कि पुलिस की बात कर रहे हैं, चांद की पुलिस की बात हो रही है, मुस्तैद क्यों नहीं है। तो इस पर इसको कौन बोलेगा? ये मातादीन बोलता है। मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं। तो चूंकि मातादीन कहानी का पात्र है, मातादीन मुख्य है, तो वो ये तो नहीं कहेगा। ये मातादीन से कह रहा है चांद का कोतवाल, चांद पुलिस का कोतवाल। तीसरा है, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। अब मातादीन चूंकि वेतन किसी को नहीं दे रहा, मातादीन तो वेतन ले रहा है, तो ये कौन कहेगा? ये कह रहे हैं चांद के प्रधानमंत्री। किससे? मातादीन से। और क्यों कह रहे हैं कि जब चांद के प्रधानमंत्री देखते हैं कि मातादीन ने जो बदलाव किए उन बदलावों से पुलिस इस प्रकार से बदल गई है कि जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, वो झूठे मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं। कोई किसी की मदद करने से डर रहा है कि अगर मदद करेंगे तो उन पे सवाल खड़े कर दिए जाएंगे या फिर उन्हीं को मुख्य अपराधी बना दिया जाएगा। इसलिए कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, कोई किसी के मदद के काम के आगे नहीं आ रहा है, बेगुनाह लोगों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। तो इसलिए चांद के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप यहां से चले जाइए, चाहो तो अपना वेतन ले जाओ, डबल ले जाओ, ट्रिपल ले जाओ, लेकिन अब यहां से चले जाओ। हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। ये कह रहे हैं मातादीन। किससे? चांद के प्रधानमंत्री से। जब वो कहते हैं कि अपना वेतन ले जाओ, दोगुना तिगुना ले जाओ, तो वो कहते हैं देखो जी हमें हमारा काम प्यारा है, पैसे की कोई मतलब वेतन नहीं, हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। ये मातादीन का कथन है। चौथा है, आप बेफिक्र रहे प्रैक्टिस, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा।
जब शुरुआत में माता दीन को चांद पर भेजने की बात होती है, चांद पर भेजा जाता है, तब वो अपने उनका जो असिस्टेंट होता है गफूर, उसको कहते हैं कि अपनी पत्नी को हमारे घर थोड़ा काम है तो वहां पे भेज देना। तो वो कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी पत्नी को अपने मकान को भी भेज दूंगा। तो ये भी माता दीन का नहीं है। तो अब इसमें पूछा गया है कि इंस्पेक्टर माता दीन के कौन से कथन है। एक तो पहला, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और 4। अब बात करते हैं परिंदे। एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लातिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाई चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। ये कथन किस आलोचक का है? परिंदे कहानी के बारे में ये कथन नामवर सिंह का है। परिंदे कहानी सबसे पहले हंस पत्रिका में 1957 में छपती है। और कहानी संग्रह की अगर बात करूं तो 1959 में परिंदे नाम से ही कहानी संग्रह छपता है, जिसमें यह कहानी प्रकाशित होती है। इस संग्रह के बारे में नामवर सिंह कहते हैं कि यह नई कहानी विधा की पहली पुस्तक है। कि कहानी संग्रह की अगर बात करें तो नई कहानी संग्रह, और ये कहा किसने है? नामवर सिंह ने। नामवर सिंह ने ये कहा है। तो नई कहानी विधा की पहली पुस्तक या फिर पहला कहानी संग्रह जो नई कहानी के पैटर्न पे लिखा गया है, तो वो है परिंदे। हंस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित होती है और परिंदे नाम से ही कहानी संग्रह 1959 में प्रकाशित होता है। नामवर सिंह की एक और जरूरी किताब है, अगर आपको कहानियों के बारे में ज्यादा जानना हो तो कहानी नई कहानी, ये नामवर सिंह की कहानियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला सवाल है, अज्ञे की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। गैंग्रीन, जयदोल, हिलीबोन की बतखें, कलाकार की मुक्ति और विपथगा। गैंग्रीन जयदोल में ही शामिल है। एक बार मैं कालक्रम के हिसाब से देख लेते हैं। गैंग्रीन 1937 में, विपथगा 1937 में, जयदोल 1951 में, कलाकार की मुक्ति भी इसमें शामिल है। तो विपथगा में गैंग्रीन शामिल है तो ये इसके बाद आ जाएगा। जयदोल में कलाकार की मुक्ति शामिल है तो ये भी इसके बाद आ जाएगा। हिलीबोन की बतखें 1945-46 के आसपास का इसका समय है। 45-46 है, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हमारा काम इन 4 से चल जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा विपथगा, फिर हो जाएगा गैंग्रीन। हमें यह पता है कि हिलीबोन की बतखें 1950 से पहले है और 1937 के बाद में है। तो जयदोल 1950 में है, कलाकार की मुक्ति इसी में शामिल है, तो ये हो जाएगा 4th और ये हो जाएगा 5th। तो इसी हिसाब से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा विपथगा 5, 5वां है ए में, फिर आ जाएगा गैंग्रीन, तीसरा हो जाएगा हिलीबोन की बतखें, चौथा हो जाएगा जयदोल और 5वां कलाकार की मुक्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला है, जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे। कहानी कोसी का घटवार का यह कथन किस पात्र का है? तो कोसी का घटवार शेखर जोशी ने इसको लिखा है। शेखर जोशी रचनाकार है। संग्रह का नाम भी कोसी का घटवार है, जो कि 1958 में प्रकाशित है। कहानी संग्रह कोसी का घटवार, कहानी का नाम भी कोसी का घटवार है, 1958 में प्रकाशित है। पूछा गया है कि यह कथन किस पात्र का है? जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, प्रदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे। अगर हमने कहानी पढ़ी हो तो हमें तुरंत इसका संदर्भ याद आ जाएगा।
जब जो घटवार है वो हवलदार की नौकरी कर रहा होता है तो वो लक्ष्मा का हाथ मांगने के लिए उसके पिताजी के पास जाता है। तब वो कहते हैं कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और जो हमेशा फौज की नौकरी है तो वहां पर जान हथेली पे रख के चलता है, बंदूक की नोक पे उसकी जान है, तो उसको मैं लड़की कैसे दे दूं? तो ये कथन है लक्ष्मा के बाप का। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी उसने कहा के संदर्भ में यह टिप्पणी किसकी है? एक हो गया मधुरेश, नामवर सिंह, विजयदेव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्या कि उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। उसने कहा था कहानी सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र यादव ने उसने कहा था को पहली कहानी भी माना है, और एक तरीके से हम देखें तो उसने कहा था कहानी के बाद ही हिंदी कहानी परंपरा एक प्रौढ़ता की ओर आगे बढ़ती है, विकसित होकर एक नया रूप धारण करती है। पहले जो कहानियां थी उन कहानियों के मुकाबले उसने कहा था कहानी कहीं अधिक परिपक्व नजर आती है, और इसके बाद जो हिंदी कहानी का एक सोपान शुरू होता है तो वो एक लंबी परंपरा उसकी आगे हमें देखने को मिलती है। अगला सवाल है कि सभी पात्रों को कहानियों से सुमेलित करना है। सीता, किरण, चंदा, अनीता 4 पात्र है। कहानी है राही, दुलाई वाली, कानों में कंगना और राजा निर्बंसिया। राही कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित होती है, और कहानी संग्रह की बात करूं तो सीधे सीधे चित्र 1947 में। कहानी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। दुलाई वाली सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है 1907 में, और इसको पहली कहानी भी माना जाता है कुछ आलोचकों की दृष्टि से। तो राय कृष्ण दास ने इसको हिंदी की पहली कहानी माना है। लिखने वाले कौन है इसको? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। तो 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई, और राय कृष्ण दास ने इसको क्या माना है? पहली कहानी माना है। कानों में कंगना इंदु पत्रिका में 1913 में प्रकाशित होती है, और इसके रचनाकार हैं राधिका रमन प्रसाद। चौथी है राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया 1957 में इसी नाम से कहानी संग्रह है, राजा निर्बंसिया नाम से ही। और ये कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह है। तो अब हम बात करते हैं इसके पात्रों की। सीता दुलाई वाली का पात्र है, किरण कानों में कंगना का पात्र है, चंदा राजा निर्बंसिया का पात्र है, और अनीता राही का पात्र है। तो इसका हो गया 2 3 4 1, इसका ए हो गया। अगला सवाल, चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों में से कौन सा संवाद शामनाथ की पत्नी के है? चीफ की दावत कहानी 1956 में प्रकाशित हुई, और संग्रह पहला पाठ में इसको सम्मिलित किया गया जो 1957 में प्रकाशित हुआ, और इसमें 15 कहानियां हैं। कहानीकार इसके हैं भीष्म साहनी। तो इसमें पूछा गया है कि शामनाथ की पत्नी का संवाद कौन सा है। तो एक एक करके संवाद की बात करते हैं। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाएं। ये इनकी पत्नी का संवाद है। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लो। ये शामनाथ का संवाद है, क्योंकि जब वो पति पत्नी बात कर रहे होते हैं कि आज दावत है, चीफ आने वाले हैं, तो माँ को क्या करे, माँ का क्या करे, माँ को कहाँ रखे। क्योंकि सामनाथ को ये डर है कि माँ इस हालत में अगर चीफ के सामने आ गई तो उसकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, कहीं वो बुरा ना मान जाए। तो वो चाहता है कि माँ को यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। तो पत्नी कहती है कि इन्हें सहेली के घर भेज देते हैं, चाहेंगे तो रात भर वहीं रह लेंगी। फिर रामनाथ कहता है कि सामनाथ कहता है क्यों ना इनको हम इनके कमरे में ही बोल दे,
और कह दें कि आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहो, अगर कोई उल्टी सीधी बात होगी, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। ये फिर से सामनाथ का कथन है कि वो कहता है कि मान लो कि इनको हम यहाँ रख भी देते हैं, चीफ इनसे बात करे और क्या पता ये कोई उल्टी सीधी बात कह दे, चीफ को बुरा लग गया तो ये भी पत्नी का कथन नहीं है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारों दे। जब चीफ के सामने उनकी माँ आ जाती है तो शामनाथ बताते हैं कि ये गांव में रही हैं और तमाम चीजें, तब उनसे कहा जाता है कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारा दे। तो ये भी पत्नी का कथन तो नहीं है। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। ये शामनाथ की पत्नी का कथन है, जब वो कहती है कि इनको ऐसा करते हैं कि कमरे में बंद कर देते हैं और जब वो कहते हैं कि शामनाथ कहते हैं कि इनको कमरे में बंद कर दें, कह दें कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, तो उनकी पत्नी कहती है और अगर वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो उसे उनके कमरे के बगल में बरामदा है जहां पर लोग खाना खाएंगे। तो इन पांचों कथनों में से पहला और पांचवा कथन शामनाथ की पत्नी का है, शामनाथ की पत्नी के हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 5, इसका हो जाएगा बी। तो हिंदी कहानी से नेट के जून 2025 के पेपर में ये सारे सवाल आए जिसको हमने डिस्कस किया। इसी तरह हम बाकी सारी यूनिट का भी अध्ययन करेंगे कि किस यूनिट से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों का पैटर्न क्या है, कौन सा सवाल कैसे हल करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरा सवाल नहीं भी आता, तब भी आधे ऑप्शन देखकर भी अपना काम चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सवाल को कई कई बार पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे करके हम एक एक यूनिट को डिस्कस करेंगे, साल के पेपर में कितने सवाल आए और वो तमाम चीजों को देखते हुए आज की क्लास में खत्म होता है हिंदी कहानी। धन्यवाद।